देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं लखनऊ के एक छोटे से होटल में काम किया करता था। ऐसे एक दिन जब मैं साइकिल से होटल की तरफ जा रहा था कि तभी एक कार मेरी तरफ काफ़ी रफ्तार से आती हुई दिखाई पड़ी। उस कार को देखकर मैं अपनी साइकिल को रोड के एक साइड में कर लिया, यानी कि मैंने अपनी साइड में कर लिया था। और जैसे मैंने साइकिल को अपनी ओर किया तो वैसे ही वो कार भी उसी तरफ बढ़ने लगी। और तभी अचानक से कार मेरी साइकिल से टकराने से बाल बाल बची और मेरे पास आकर रुक गई। कार को इतनी रफ्तार से अपनी तरफ आता हुआ देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, मानो उस वक्त एक पल के लिए जान ही निकल गई थी। मैं उस कार ड्राइवर को गुस्से से गाली देने वाला था कि तभी कार में से अंतिमा निकली, जो मेरी बचपन की बहुत ही अच्छी दोस्त थी, जो कि कुछ साल पहले ही उसकी फैमिली अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। उसे यहाँ पर देखकर मेरा गुस्सा मानो अचानक से गायब हो गया था। अभी मैं उसे ये कहने ही वाला था, अरे आज तो तुम मुझे मार ही देती, कि तभी उसने हंसते हुए कहा कि डर गए। उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा कि अभी भी तुम्हारी हरकतें वैसी ही हैं। फिर हम दोनों आपस में वहीं पर बात करने लगे और इसी बीच मेरी नज़र हाथ में लगी घड़ी पर गई तो मैंने देखा कि 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे और मुझे होटल जाने के लिए देरी हो रही थी। तो मैंने अंतिमा से कहा कि शाम को घर पर मिलता हूँ। इतना बोलकर मैं होटल की तरफ निकल पड़ा। वहाँ पहुँचकर 8 घंटा होटल में काम करने के बाद जब मैं घर पर पहुँचा तो मैंने देखा कि अंतिमा मेरी दादी के पास बैठकर बात कर रही थी। तो मैं साइकिल को अमरूद के पेड़ के पास लगाकर उनके पास जाकर बैठ गया और फिर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में अंतिमा ने कहा कि चलिए कहीं घूमने चलते हैं। उसके इतना कहते ही मैंने अंतिमा से कहा कि चलो प्रयागराज का माघ मेला घूमने के लिए चलते हैं। मेरे इतना कहने पर वो प्रयागराज जाने के लिए तैयार हो गई और फिर हमने 14 जनवरी का जाने का प्लान बनाया। और अब हमें उस दिन का इंतज़ार था जिस दिन मैं और अंतिमा प्रयागराज जाने वाले थे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का हमें इंतज़ार था और हम दोनों सुबह के 10 बजे ही प्रयागराज की तरफ निकल पड़े। अंतिमा कार को ड्राइव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी और मैं फ़ोन पर जितेंद्र से बात कर रहा था। फ़ोन के कट होते ही जब मेरी नज़र आसमान की ओर गई तो आसमान में काले बादल छाने लगे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि बारिश कुछ ही समय में होने वाली है। और तभी आसमान में बिजलियां भी कड़कने लगी। तो मैंने अंतिमा से कहा शायद बारिश होने वाली है। मेरे इतना कहते ही बारिश की भी बूंदाबांदी शुरू हो गई और देखते देखते अब बारिश ने एक अलग ही रूप ले लिया, जिस वजह से अंतिमा को कार चलाने में काफ़ी दिक्कत पेश आने लगी। तो मैंने अंतिमा से कार की स्पीड कम करने के लिए कहा और उसने कार की स्पीड कम कर दी। अभी हम आगे की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी हमें सामने एक लड़की दिखाई पड़ी जो हमें रुकने का इशारा कर रही थी और वो बारिश से पूरी तरह भीग गई थी। उसे देखकर अंतिमा ने उस लड़की के पास कार को रोक दिया। कार के रुकते ही जब मैंने उस लड़की से पूछा कि हाँ कहाँ पर जाना है आपको, तो उस लड़की ने बताया कि प्रयागराज। उस लड़की के इतना कहते ही अंतिमा ने कहा अच्छा प्रयागराज माघ मेला घूमने जा रही हो क्या, जिस पर उस लड़की ने हाँ में जवाब दिया। उस लड़की की ये बात सुनकर अंतिमा ने उसे कार में बैठने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि हम भी वहीं पर जा रहे हैं। अंतिमा के इतना कहते ही वो लड़की कार में बैठ गई और उस लड़की के कार में बैठते ही अंतिमा कार लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। फिर कुछ समय के बाद बारिश भी होनी बंद हो गई और 5 घंटा सफ़र करने के बाद हम प्रयागराज माघ मेला पहुंच गए। माघ मेला पहुंचकर हम तीनों ने माघ मेला का लुत्फ़ उठाया और वहां पर घूमते घामते कब अंधेरा हो गया हमें तो कुछ भी पता ही नहीं चला। और जब मैं अंतिमा को नौलख मंदिर पर लेकर गया तो उसे देखकर अंतिमा का खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि रात के वक्त वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है और उस मंदिर से माघ मेला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और साथ ही वो लड़की भी ये भव्य नज़ारा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर हम तीनों ने उस मंदिर पर अपनी फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो खींचकर हम तीनों मंदिर से नीचे आ गए और फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो रात के 9 बज रहे थे। हमें यहाँ पर घूमते घामते समय का पता ही नहीं चला। तो मैंने अंतिमा को घर चलने के लिए कहा और मेरे इतना कहते ही वो घर जाने के लिए मान भी गई
और फिर हम तीनों प्रयागराज माघ मेला से निकलकर घर की तरफ चल पड़े कि तभी उस लड़की ने कहा कि आज मेला घूमकर मजा ही आ गया। वो लड़की इतने वक्त से हमारे साथ थे, उसे देखकर मुझे ऐसा एक बार भी नहीं लगा कि ये हमसे अनजान हो, बल्कि हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम इसे बरसों से जानते हों। अभी हम तीनों आपस में बातें करते हुए आगे की ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी अंतिमा ने अचानक से कार की ब्रेक दबा दी और कार के ब्रेक लगते ही कार कुछ दूर खिसकते हुए आगे जाकर रुकी। अंतिमा को कार को इस तरह रोकते हुए देखकर मैंने अंतिमा से कहा, अरे भाई क्या हो गया जो तुमने इस तरह कार को रोक दिया? मेरे इतना कहते ही अंतिमा ने हमें सामने की तरफ देखने का इशारा किया। उसके इशारा करते ही जब मैंने सामने की तरफ देखा तो उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए और साथ ही उस लड़की के भी। दरअसल हमने देखा कि रोड के बीच में कोई लेटा हुआ था और उसने अपना शरीर सफ़ेद चादर से ओढ़ रखा था, जिसे देखकर लग रहा था कि वो कोई सफ़ेद चादर नहीं बल्कि वो एक कफन हो। ये देखकर हम तीनों के मन में तरह तरह के ख्याल उभर रहे थे और साथ ही हमें डर भी लग रहा था, क्योंकि हम जिस जगह पर थे वहां से उस आदमी के हटे बिना कार निकल ही नहीं सकती थी। दरअसल हम एक ऐसे पुल पर थे जहां पर सिर्फ एक ही कार आ सकती थी। अभी हमारी नज़र सामने की तरफ ही थी कि तभी अचानक से वो गायब हो गया। उसे गायब होता हुआ देखकर हम सभी के रोंगटे भी खड़े हो गए और हम सभी के हाथ पैर भी कांपने लगे। और तभी अचानक से कार भी बंद पड़ गई। कार के बंद होते मैंने हकलाते हुए अंतिमा को कार स्टार्ट करके यहाँ से निकलने के लिए कहा, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। अंतिमा कार को स्टार्ट करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि तभी किसी ने कार के ऊपर हाथ पटका और उस आवाज़ को सुनकर हम सभी की तो जान हलक में आ गई। डर से हम सभी का बुरा हाल था कि तभी किसी ने कार के ऊपर से सामने के शीशे पर अपना हाथ किया और उस हाथ को देखकर हम सभी कार से निकलकर वहां से भाग पड़े। और फिर जब मैंने पीछे पलटकर कार की तरफ देखा तो उसे देखकर किसी की भी रूह कपकपा जाए। दरअसल मैंने देखा कि जिस आदमी को सफ़ेद चादर में बीच रोड पर देखा था, अब वो कार के ऊपर बैठा हुआ था और उस आदमी का सिर्फ सिर ही दिख रहा था और उसने उस सफ़ेद चादर को शरीर पर लपेट कर रखा था। पर उस आदमी का चेहरा बहुत ही ज़्यादा भयानक था, क्योंकि उस आदमी की आंखें नहीं थी और न ही उस आदमी के कान थे। सिर्फ उस आदमी का मुंह था जिससे वो अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था और उस आदमी के बाल भी नहीं थे। उस आदमी का ये भयानक रूप देखकर हम तीनों वहां से भागते भागते काफ़ी दूर आ गए थे। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस रोड पर ना ही तो कोई कार आ रही थी और ना ही कोई आदमी। हम तीनों सुनसान रोड पर आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे। और फिर जब मैंने घड़ी में समय देखा तो अब रात के 12 बज रहे थे कि तभी अंतिमा ने कहा, राजेश अब हम क्या करेंगे? जिस पर मैंने अंतिमा को घर पर फ़ोन करने के लिए कहा और मेरे इतना कहते ही जब अंतिमा ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा तो उसमें नेटवर्क भी नहीं था। और फिर उस लड़की ने जब फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं थे। अब हम तीनों बहुत ही बुरी तरह से फंस गए थे और इस वीरान रोड पर हम तीनों आगे की तरफ बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी हमें ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे आ रहा हो। फिर जब हमने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। तो फिर हमें लगा कि ये हम सभी का वहम था और जैसे हमने सामने की तरफ देखा तो वो आदमी हमारे सामने था, जिसे देखकर हम वहाँ से भागे थे। उस आदमी को सामने देखकर हम सभी की रूह कांप गई और जैसे हम वहाँ से भागने वाले थे कि तभी उस आदमी ने उस लड़की का गला पकड़ लिया और हम दोनों वहाँ से भाग पड़े। और जब मैंने पीछे की ओर देखा तो वो लड़की उस आदमी से अपना गला छुड़ाने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी, पर उस आदमी से अपना गला वो छुड़वा ही नहीं पाई। और फिर वो आदमी उस लड़की की गर्दन पकड़कर उस लड़की का खून पीने लगा। वो चीखती चिल्लाती रही पर हम कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर हम वहाँ से भागते भागते फिर से उसी जगह पर आ पहुँचे जहाँ पर वो आदमी हमें बीच रोड पर लेटा हुआ नजर आया था और जहाँ पर हमारी कार बंद पड़ गई थी। अब भागते भागते हम दोनों की सांसें काफ़ी तेज हो गई थी। लंबी लंबी सांस लेने के बाद हमने खुद को शांत किया कि तभी मेरी नज़र कार के अंदर गई। तो फिर जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मानो उस वक्त मेरा शरीर एक पल के लिए सुन्न पड़ गया हो। मुझे इस तरह देखकर अंतिमा ने कहा, अरे क्या हुआ? पर डर की वजह से मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तो मैंने उसे इशारा करते हुए कार के अंदर देखने का इशारा किया। मेरे इशारा करते जब अंतिमा ने
उस तरफ देखा तो उसे देखकर उसकी भी चीख निकल गई। दरअसल हमने देखा कि कार के अंदर वही लड़की थी जो कि कुछ देर पहले उस आदमी ने उस लड़की का खून पिया था। पर अब उस लड़की की शक्ल बहुत ही ज़्यादा भयानक हो गई थी, क्योंकि उस लड़की का चेहरा उस आदमी की तरह ही हो गया था, जिसे देखकर हम समझ गए कि अगर ये लड़की यहाँ पर है तो वो आदमी भी यहीं पर होगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी किसी के पीछे से आने की मुझे आहट सुनाई पड़ी, और उस आहट को सुनकर जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो वो आदमी हमारी तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर जब मैंने अंतिमा को उस ओर देखने को कहा तो मैं पता नहीं अचानक ही वहीं डर की वजह से नीचे गिर पड़ा। दरअसल मैंने देखा कि जो लड़की कार के अंदर बैठी हुई थी अब अंतिमा के सामने थी। अंतिमा उसे देखकर मानो वहीं पर जम सी गई थी। अब तो हम दोनों का मरना तय था, क्योंकि सामने वो लड़की थी और पीछे वो आदमी, जिसे देखकर हम दोनों की मौत साफ साफ नजर आ रही थी। कि तभी उस लड़की ने अंतिमा का गला पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगी, और अंतिमा अपना गला छुड़ाने की बहुत कोशिश करने लगी। अब उस लड़की को अंतिमा का गला दबाते हुए देखकर मैं उस लड़की से अंतिमा का गला छुड़ाने की बहुत ही कोशिश करने लगा, पर अंतिमा अपना गला छुड़ा ही नहीं पा रही थी, और वो आदमी भी हमारी तरफ ही बढ़ता जा रहा था। अभी मैं उस लड़की से अंतिमा का गला छुड़ाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस लड़की ने एक हाथ से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उठाकर दूर फेंक दिया। उस लड़की के फेंकते मेरा सर पुल से जा टकराया, जिस वजह से मेरे सर में चोट आ गई और मेरे सर से खून निकलने लगा। फिर जब मैंने उस ओर देखा तो वो आदमी अंतिमा के पास आ गया था। पास आते ही वो आदमी अंतिमा का खून पीने लगा और वो दर्द से चीखने चिल्लाने लगी, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था कि तभी वो लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी जिसने अंतिमा का गला पकड़ा था। अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं वहां से भागते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा और मेरे सर से खून भी टपक रहा था। मैं चीखता चिल्लाता हुआ वहां से भागता ही जा रहा था और वो लड़की मेरे पीछे पीछे आ रही थी। मैं जिस ओर भागते हुए जा रहा था उस रोड के दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और मैं आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था कि तभी मुझे एक रोशनी दिखाई पड़ी। उस रोशनी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली कि शायद मुझे वहां पर कोई तो मदद मिल जाएगी। यही सब सोचते हुए मैं उस रोशनी की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, और जब मैं उस रोशनी के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो रोशनी एक मंदिर में लगी लाइट की थी जो हमें वहां पर नजर आ रही थी, और उस मंदिर के आसपास कुछ घर भी थे। और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे से वो लड़की आ रही थी। फिर जब मेरी नज़र उस लड़की के पीछे की तरफ गई तो उसे देखकर मेरे भी होश उड़ गए थे। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी के साथ अंतिमा थी। अब वो भी उसी की तरह हो गई थी और वो मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैं भागते हुए मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर के अंदर आते ही मैंने देखा कि ये मंदिर हनुमान जी का था, तो मैंने हनुमान जी का चरण स्पर्श किया और फिर मैं वहीं पर बैठ गया। बैठते मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ी, और उस आवाज़ को सुनकर जब मैंने उस ओर देखा तो एक कुत्ता भौंकते हुए उस लड़की की तरफ जाने लगा, और उन्हें देखकर वो उनके पास जाकर भौंकने लगा। उसे भौंकता हुआ देखकर उस लड़की ने उस कुत्ते को पकड़ लिया। पकड़ते उस लड़की ने उस कुत्ते की गर्दन घुमा दी। गर्दन के घूमते ही वो वहीं पर मर गया, और उस कुत्ते के मरते ही अब वो मेरी तरफ आने लगी कि तभी अचानक से क्या हुआ कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि कुछ तो ऐसा था जो उन्हें आगे आने से रोक रहा था। उन्होंने आगे बढ़ने की बहुत ही कोशिश की, पर वो आगे ही नहीं आ पाए। फिर कुछ समय के बाद वो तीनों अचानक से गायब हो गए, और उनके जाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली और सुबह होने का वेट करने लगा। पर मुझे इस बात का दुख ज़रूर था कि मैं अंतिमा को नहीं बचा पाया और न ही उस लड़की को। यही सब सोचते हुए मेरी आंख लग गई, और फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने कुछ आदमी खड़े थे। मुझे इस तरह देखकर उनमें से एक आदमी ने कहा कि अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ पर कैसे आ गए? उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उस आदमी को सारी बात बताई, और मेरी बात सुनकर उन सभी के होश उड़ गए। फिर उस आदमी ने बताया कि वो रोड बहुत बाधित रोड है। जो भी उस रोड पर रात के वक्त जाता है वो कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। पर तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम यहाँ तक पहुँच गए, नहीं तो तुम भी उन दोनों की तरह मारे जाते और उसके साथ वहीं पर रह जाते। दोस्तों, उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उस आदमी से कहा कि वो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, पर पता नहीं क्यों अचानक से उनको क्या हो गया कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जिस पर उस आदमी ने बताया कि मंदिर के कुछ आगे आते ही
उन सभी से बचने के लिए इस गांव को तंत्र विद्या से बांधा गया है, जिस वजह से वो मंदिर नहीं आ पाए। और फिर कुछ समय के बाद मैं वहां से घर लौट आया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और सच्ची खौफनाक घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।